बी.एड नोट्स विभिन्न राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। बी.एड 1 सेंट ईयर। पेपर 4 पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। शास्त्र का शिक्षा शास्त्र। लेसन 1 मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र। अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषाएं। अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिंदी। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग करके व्यक्ति, समाज और सरकार कैसे अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन संसाधन जैसे धन, समय, श्रम, भूमि आदि सीमित होते हैं। इसलिए व्यक्ति को यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस आवश्यकता की पूर्ति पहले की जाए और किसे बाद में किया जाए। यही निर्णय लेने की प्रक्रिया अर्थशास्त्र का मूल है। अर्थशास्त्र की प्रमुख परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिंदी। अर्थशास्त्र को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। 1. धन परक परिभाषा, वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन। एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र आधुनिक काल की एक महत्वपूर्ण विद्या है जो राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति और उसके कारणों का अध्ययन करती है। मुख्य विशेषताएं। केंद्र में धन है। मानव जीवन को केवल धन कमाने का साधन मानता है। आलोचना। यह परिभाषा केवल धन पर केंद्रित है, मनुष्य के कल्याण को नजरअंदाज करती है। यह अर्थशास्त्र को केवल स्वार्थी बनाती है। 3. दुर्लभता परक परिभाषा, स्केर्सिटी बेस्ड डेफिनेशन। लॉर्ड रॉबिन्सन, लियोनेल रॉबिन्स। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसमें दुर्लभ साधनों का वैकल्पिक उपयोग करके विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। मुख्य विशेषताएं। संसाधनों की दुर्लभता, स्केर्सिटी को केंद्र में रखा गया है। विकल्पों के चयन, चॉइस पर बल। आलोचना। यह परिभाषा नैतिक और सामाजिक मूल्यों की उपेक्षा करती है। इसमें मानव कल्याण का कोई उल्लेख नहीं है। 4. आधुनिक परिभाषा, मॉडर्न डेफिनेशन। पॉल सैमुएल्सन। अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जिसमें यह देखा जाता है कि समाज सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करता है ताकि वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न की जा सकें और उन्हें विभिन्न लोगों में वर्तमान और भविष्य के उपभोग के लिए कैसे वितरित किया जाए। मुख्य विशेषताएं। उत्पादन, वितरण और उपभोग तीनों पक्षों को शामिल करता है। वर्तमान और भविष्य दोनों समयों को ध्यान में रखता है। विशेषता। यह परिभाषा अधिक व्यावहारिक और समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव मानी जाती है। संक्षेप में, प्रकार परिभाषा देने वाला मुख्य बिंदु। धन परक एडम स्मिथ, धन की वृद्धि और प्रकृति। कल्याण परक मार्शल, मानव कल्याण और उपभोग। दुर्लभता परक रॉबिन्सन, सीमित संसाधनों का विकल्पों में उपयोग। आधुनिक सैमुएल्सन, उत्पादन, वितरण और उपभोग का संतुलन। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए हम अधिकतम संतोष और सामाजिक कल्याण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में सैमुएल्सन की परिभाषा को सबसे व्यापक और स्वीकार्य माना जाता है। वेल्थ डेफिनेशंस। धन या संपत्ति एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ केवल पैसे या सोने चांदी तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह हर वस्तु या संसाधन जिसे कोई व्यक्ति, संस्था या राष्ट्र उपयोग में ला सकता है और जिससे उसे आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक लाभ हो, धन कहलाता है। धन की विस्तृत परिभाषा,
डेफिनेशन ऑफ वेल्थ इन हिंदी। धन वह समस्त वस्तुएं या सेवाएं हैं जो किसी व्यक्ति के पास होती हैं और जिनका उपयोग वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए करता है। धन की विस्तृत परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वेल्थ इन हिंदी। धन वह समस्त वस्तुएं या सेवाएं हैं जो किसी व्यक्ति के पास होती हैं और जिनका उपयोग वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए करता है। यह वस्तुएं उपभोग, कंजम्पशन, उत्पादन, प्रोडक्शन या विनिमय, एक्सचेंज के लिए उपयोग की जा सकती हैं। धन की आर्थिक दृष्टिकोण से परिभाषाएं, डेफिनेशंस बाय इकोनॉमिस्ट्स इन हिंदी। एक, एडम स्मिथ। धन वे भौतिक वस्तुएं हैं जो उपयोगी हों और जिनका मूल्य हो। उदाहरण, कपड़े, अनाज, घर, मशीनें आदि। 2, अल्फ्रेड मार्शल। धन वे सभी चीजें हैं जो मानव कल्याण में वृद्धि करती हैं। उन्होंने धन को केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित न रखते हुए मानवीय कल्याण से जोड़ा। 3, जे.एस. मिल। धन उन सभी उपयोगी और वांछनीय वस्तुओं का संग्रह है जो सीधे या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति के स्वामित्व में हों। धन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ इन हिंदी। उपयोगिता, यूटिलिटी। धन में उपयोगिता होनी चाहिए यानी वह किसी आवश्यकता की पूर्ति करे। दुर्लभता, स्केर्सिटी। धन सीमित मात्रा में होता है, यह अनंत नहीं होता। मूल्य, वैल्यू। धन का कोई आर्थिक मूल्य होता है, यह खरीदा बेचा जा सकता है। हस्तांतरणीयता, ट्रांसफरेबिलिटी। धन को एक व्यक्ति से दूसरे को स्थानांतरित किया जा सकता है। धन के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेल्थ इन हिंदी। प्रकार विवरण। व्यक्तिगत धन, पर्सनल वेल्थ, किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधन जैसे जमीन, गहने, नकद आदि। राष्ट्रीय धन, नेशनल वेल्थ, पूरे देश के कुल संसाधन जैसे बांध, रेलवे, सड़कें, उद्योग आदि। सामाजिक धन, सोशल वेल्थ, जो समाज के सभी लोगों के लिए उपयोगी हो जैसे सार्वजनिक पार्क, लाइब्रेरी। आर्थिक धन, इकोनॉमिक वेल्थ, जो बाजार में बेचा जा सकता हो और जिससे आय उत्पन्न हो सके। गैर आर्थिक धन, नॉन इकोनॉमिक वेल्थ, जिसका कोई बाजारी मूल्य न हो जैसे प्राकृतिक सुंदरता, हवा इत्यादि। धन और आय, वेल्थ वर्सेस इनकम। धन, वेल्थ, आय, इनकम। संग्रहित संसाधन है, समय के साथ होने वाली आमदनी है। स्थायी होता है, आवर्ती होता है, जैसे जमीन, सोना जैसे वेतन, किराया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। धन केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि वह किसी व्यक्ति, समाज या देश के समग्र विकास का आधार होता है। यह आर्थिक और सामाजिक दोनों रूपों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3, वेलफेयर डेफिनेशंस। कल्याण, वेलफेयर का अर्थ। कल्याण एक सामाजिक, आर्थिक और नैतिक अवधारणा है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, समुदायों और समस्त समाज के जीवन स्तर को सुधारना है। जब किसी व्यक्ति या समाज की भौतिक, मटीरियल, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं और उन्हें सुख शांति प्राप्त होती है, तो उस स्थिति को कल्याण कहा जाता है। कल्याण की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ वेलफेयर इन हिंदी। एक, सामान्य परिभाषा। कल्याण वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति या समाज की आवश्यकताएं पूरी होती हैं और उन्हें सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक रूप से संतोष और सुख की अनुभूति होती है। अर्थशास्त्र में कल्याण की परिभाषाएं, इकोनॉमिक डेफिनेशंस ऑफ वेलफेयर। एक, अल्फ्रेड मार्शल। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव जीवन के भौतिक कल्याण का अध्ययन करना है। मार्शल के अनुसार केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को अध्ययन का विषय माना जाता है जो मानव कल्याण को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, खाद्य वस्तुएं, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, आवास आदि। 2, एसी।
पिगु एसी पिगु। जब कोई आर्थिक गतिविधि किसी व्यक्ति या समाज के जीवन स्तर को बेहतर बनाती है और संतोष देती है तो वह आर्थिक कल्याण कहलाती है। पिगु ने आर्थिक कल्याण इकोनॉमिक वेलफेयर और सामाजिक कल्याण सोशल वेलफेयर के बीच अंतर स्पष्ट किया। 3 एमर्टन अमर्त्य सेन। कल्याण केवल आय से नहीं बल्कि क्षमता, कैपेबिलिटीज और अवसरों की उपलब्धता से मापा जाना चाहिए। उन्होंने मानव विकास और न्याय पर बल दिया, जिससे कल्याण का एक व्यापक दृष्टिकोण सामने आया। कल्याण के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलफेयर इन हिंदी। प्रकार विवरण। आर्थिक कल्याण इकोनॉमिक वेलफेयर, भौतिक संसाधनों और सेवाओं के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार, जैसे आय, नौकरी, खाद्य सुरक्षा। सामाजिक कल्याण सोशल वेलफेयर, सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि। राज्य प्रदत्त कल्याण स्टेट वेलफेयर, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली योजनाएं जैसे सब्सिडी, वृद्धावस्था पेंशन, शिक्षा सहायता। मानसिक भावनात्मक कल्याण मेंटल इमोशनल वेलफेयर, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसंतोष, तनावमुक्त जीवन। सांस्कृतिक कल्याण कल्चरल वेलफेयर, सांस्कृतिक पहचान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, परंपराओं की रक्षा। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट क्या है? कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, समान अवसर और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। उदाहरण भारत, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देश कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करते हैं। कल्याण की विशेषताएं फीचर्स ऑफ वेलफेयर। समग्र दृष्टिकोण केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक विकास भी आवश्यक। समानता की भावना, सभी को समान अवसर और संसाधन मिलें। सरकारी हस्तक्षेप, गरीब और वंचित वर्ग की सहायता के लिए सरकारी नीतियां। नैतिक उद्देश्य, समाज में न्याय, सहयोग और मानवीय गरिमा का विकास। निष्कर्ष कंक्लूजन। कल्याण केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की भौतिक, सामाजिक, मानसिक और नैतिक उन्नति शामिल होती है। यह व्यक्तियों और समाज के बीच संतुलन और सामंजस्य को स्थापित करता है। अल्पता के कारण कॉजेस ऑफ स्केर्सिटी इन हिंदी। 1. मानव इच्छाओं की असीमितता। लोग हमेशा अधिक चाहते हैं, बेहतर खाना, आवास, वस्त्र, सुविधाएं आदि। 2. संसाधनों की सीमितता। भूमि, जल, श्रम, पूंजी, कच्चा माल सभी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। 3. वैकल्पिक उपयोग। संसाधनों का एक से अधिक कार्यों में उपयोग हो सकता है, जैसे पानी पीने, सिंचाई और बिजली उत्पादन में काम आता है। 4. प्राकृतिक आपदाएं। सूखा, बाढ़, भूकंप आदि से संसाधन और अधिक दुर्लभ हो जाते हैं। 5. जनसंख्या वृद्धि। अधिक जनसंख्या का मतलब अधिक मांग, लेकिन संसाधन उतने ही। अल्पता की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केर्सिटी। विशेषता विवरण। सीमित संसाधन, वस्तुएं और सेवाएं सीमित मात्रा में होती हैं। असीमित इच्छाएं, लोगों की आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती। विकल्पों की आवश्यकता, किस वस्तु को पहले और किसे बाद में चुनना है, इसका निर्णय आवश्यक होता है। मूल्य निर्धारण, दुर्लभ वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है। चयन की समस्या, सीमित संसाधनों में से सबसे उपयोगी विकल्प चुनना जरूरी होता है। अल्पता और कमी स्केर्सिटी वर्सेस शॉर्टेज। तुलना बिंदु अल्पता स्केर्सिटी, कमी शॉर्टेज। प्रकृति स्थायी समस्या, अस्थायी समस्या। कारण संसाधनों की सीमितता, आपूर्ति में रुकावट। उदाहरण भूमि, समय, पेट्रोल की एक अस्थायी कमी। 2. निराकांक्षिता फ्रीडम फ्रॉम एम्बिशन। आकांक्षा यानी कुछ पाने की लालसा या महत्वाकांक्षा। वांटलेसनेस का एक रूप यह है कि व्यक्ति को किसी प्रकार की सफलता, पद या नाम की आकांक्षा नहीं रह जाती।
यह आत्मसंतोष और आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है। 3. कामनारहित अवस्था, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स और क्रेविंग्स। जब व्यक्ति इंद्रियों की चाहतों से मुक्त हो जाता है, जैसे स्वादिष्ट भोजन की लालसा, विलासिता की वस्तुएं, शारीरिक सुख, इन सभी कामनाओं से मुक्ति। वांटलेसनेस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से भगवद गीता, बुद्ध धर्म और योग में वांटलेसनेस को मोक्ष या कैवल्य की ओर एक आवश्यक कदम माना गया है। भगवद गीता कहती है, कामनाओं को त्याग कर जो व्यक्ति संतोष में स्थित रहता है वही ज्ञानी है। वांटलेसनेस के लाभ: आंतरिक शांति, इनर पीस, इच्छाओं की पूर्ति की चिंता नहीं होने से मन शांत रहता है। संतोष, कॉन्टेंटमेंट, जो कुछ है उसमें संतुष्टि होती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति, यह स्थिति व्यक्ति को आत्मा या ब्रह्मा से जोड़ती है। मोहमाया से मुक्ति, संसारिक बंधनों से छुटकारा। वांटलेसनेस बनाम नेगेटिविटी। ध्यान दें कि वांटलेसनेस का मतलब उदासी या नकारात्मकता नहीं होता। यह एक सकारात्मक और जागरूक अवस्था है जहां व्यक्ति जानबूझकर इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। संक्षेप में, वांटलेसनेस निहिच्छा प्लस निराकांक्षिता प्लस कामनारहित अवस्था यह एक ऐसी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति सभी सांसारिक और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर शांति और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। ग्रोथ सेंटर्ड और अन्य दृष्टिकोणों से अंतर। दृष्टिकोण विशेषता: ग्रोथ सेंटर्ड केवल विकास को प्राथमिकता देना, वेलफेयर सेंटर्ड जन कल्याण को प्राथमिकता देना, सस्टेनेबिलिटी सेंटर्ड दीर्घकालिक संतुलन पर ध्यान देना, इक्विटी सेंटर्ड समानता और न्याय पर ध्यान देना। निष्कर्ष, कंक्लूजन इन हिंदी। मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर और कल्याण को बेहतर बनाना है। वहीं रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक वैज्ञानिक और तटस्थ विषय माना जो दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की कला है। सरल शब्दों में, मार्शल अर्थशास्त्र कल्याण के लिए संसाधनों का उपयोग, रॉबिन्स अर्थशास्त्र सीमित साधनों से अधिकतम विकल्प चुनने की प्रक्रिया। तुलना मार्शल बनाम रॉबिन्स। पक्ष मार्शल की परिभाषा, रॉबिन्स की परिभाषा। प्रकार कल्याण केंद्रित परिभाषा, वेलफेयर बेस्ड, दुर्लभता केंद्रित परिभाषा, स्केर्सिटी बेस्ड। मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण को बढ़ाना, दुर्लभ साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। मुख्य तत्व भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, सभी इच्छाएं और संसाधनों की कमी। दृष्टिकोण नैतिक व मूल्य आधारित, नॉर्मेटिव, वैज्ञानिक और निष्पक्ष, पॉजिटिव। दायरा सीमित, केवल समाज और भौतिक आवश्यकताएं, विस्तृत, सभी इच्छाओं और निर्णयों का अध्ययन। मानव सामाजिक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, सामाजिक या एकाकी। समालोचना अमूर्त आवश्यकताओं और विकल्प की उपेक्षा करता है, कल्याण और नैतिक पक्ष की उपेक्षा करता है। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज एज वास्ट एज लाइफ, कंज्यूमरिज्म। आपके वाक्य द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज एज वास्ट एज लाइफ, कंज्यूमरिज्म एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को विस्तार से समझाते हैं, खासकर हिंदी में, ताकि इसकी गहराई और स्पष्टता सामने आए। अर्थशास्त्र का क्षेत्रफल, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। वाक्य का भावार्थ: अर्थशास्त्र का क्षेत्र इतना विस्तृत है जितना कि स्वयं जीवन, उपभोक्तावाद और उसका विषयवस्तु, सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब यह है कि अर्थशास्त्र केवल पैसे और व्यापार तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा है, जैसे उपभोग, उत्पादन, निर्णय, संसाधनों का उपयोग, समाज, सरकार, पर्यावरण आदि। एक जीवन जितना विस्तृत, एज वास्ट एज लाइफ। मनुष्य जीवन के हर पहलू में अर्थशास्त्र कहीं न कहीं शामिल होता है। खाना खरीदना, खपत, नौकरी करना, उत्पादन, पैसे बचाना, वित्तीय निर्णय,
टैक्स देना, राजकोषीय नीति, वस्तुओं के दाम बढ़ना, मुद्रास्फीति। यानी जीवन में जहां भी विकल्प, संसाधन और निर्णय होते हैं, वहां अर्थशास्त्र मौजूद है। उदाहरण, एक परिवार यह तय करता है कि इस महीने यात्रा करे या स्कूल की फीस भरे, यह एक आर्थिक निर्णय है। विषय वस्तु के प्रमुख अंग, क्षेत्र विवरण, उत्पादन, वस्तुएं और सेवाएं कैसे बनाई जाती हैं, वितरण, संसाधनों और आय का बंटवारा, विनिमय, वस्तुएं कैसे बाजार में पहुंचती हैं, उपभोग, उपभोक्ता वस्तुओं का चयन कैसे करते हैं, सार्वजनिक वित्त, सरकार की आय और व्यय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अर्थशास्त्र का क्षेत्रफल उतना ही विस्तृत है जितना स्वयं जीवन, क्योंकि जहां भी मनुष्य विकल्प चुनता है, संसाधनों का उपयोग करता है या उपभोग करता है, वहां अर्थशास्त्र होता है। उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म के युग में अर्थशास्त्र केवल उत्पादन या व्यापार की बात नहीं करता, बल्कि यह मनुष्य की आर्थिक सोच, नीतियों और समाज तक जुड़ जाता है। इसलिए इसका विषय वस्तु भी बहुआयामी है, व्यक्तिगत से लेकर वैश्विक स्तर तक। द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति पर एक विस्तृत टिप्पणी, नोट ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिंदी। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, एक सामाजिक विज्ञान है जो सीमित संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग से संबंधित है। यह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति को समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि यह विज्ञान कैसा है। क्या यह विज्ञान है, कला है, या दोनों? क्या यह सकारात्मक है या मानदंडात्मक? अर्थशास्त्र की प्रकृति के विभिन्न पक्ष। एक, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, विशेष रूप से यह कि मनुष्य किस प्रकार सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसमें प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं हो सकते, लेकिन यह अनुभवों और पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। यह अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि से गहराई से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष, अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान माना जाता है क्योंकि यह मानव समाज में होने वाली आर्थिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। दो, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं? इज इकोनॉमिक्स अ साइंस? यस, यह एक विज्ञान है क्योंकि इसमें कारण और परिणाम का संबंध होता है, कॉज एंड इफेक्ट। यह विश्लेषण और सिद्धांतों पर आधारित है। यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। नो, यह पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं क्योंकि इसमें प्रयोगशाला जैसे सटीक प्रयोग संभव नहीं। मानव व्यवहार परिवर्तनशील होता है, जिसे निश्चित नियमों में बांधना कठिन है। निष्कर्ष, अर्थशास्त्र को अपूर्ण, इनएग्जैक्ट या व्यवहारिक, सोशल विज्ञान माना जाता है। 3, अर्थशास्त्र एक कला है या नहीं? इज इकोनॉमिक्स एन आर्ट? कला, आर्ट का अर्थ है किसी ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग। अर्थशास्त्र में सिद्धांतों का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान किया जाता है, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी आदि। निष्कर्ष, अर्थशास्त्र एक व्यावहारिक कला, प्रैक्टिकल आर्ट भी है क्योंकि यह ज्ञान को क्रियान्वित करता है। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज एज वास्ट एज लाइफ कंज्यूमरिज्म। आपके वाक्य द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज एज वास्ट एज लाइफ कंज्यूमरिज्म एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को विस्तार से समझाते हैं, खासकर हिंदी में, ताकि इसकी गहराई और स्पष्टता सामने आए। अर्थशास्त्र का क्षेत्रफल, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। वाक्य का भावार्थ।
अर्थशास्त्र का क्षेत्र इतना विस्तृत है जितना कि स्वयं जीवन, उपभोक्तावाद और उसका विषयवस्तु सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब यह है कि अर्थशास्त्र केवल पैसे और व्यापार तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा है, जैसे उपभोग, उत्पादन, निर्णय, संसाधनों का उपयोग, समाज, सरकार, पर्यावरण आदि। एक जीवन जितना विस्तृत, एज वास्ट एज लाइफ। मनुष्य जीवन के हर पहलू में अर्थशास्त्र कहीं न कहीं शामिल होता है। खाना खरीदना, खपत, नौकरी करना, उत्पादन, पैसे बचाना, वित्तीय निर्णय, टैक्स देना, राजकोषीय नीति, वस्तुओं के दाम बढ़ना, मुद्रास्फीति। यानी जीवन में जहां भी विकल्प, संसाधन और निर्णय होते हैं, वहां अर्थशास्त्र मौजूद है। उदाहरण, एक परिवार यह तय करता है कि इस महीने यात्रा करे या स्कूल की फीस भरे, यह एक आर्थिक निर्णय है। सकारात्मक और मानदंडात्मक अर्थशास्त्र, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। प्रकार विवरण। सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है। जैसे भारत की जीडीपी 6% है। मानदंडात्मक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए पर विचार करता है। जैसे सरकार को गरीबों को सहायता देनी चाहिए। अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स इन हिंदी। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स केवल एक विषय नहीं बल्कि एक जीवन कौशल है जो छात्रों को समझाता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कैसे किया जाए, आर्थिक निर्णय कैसे लिए जाएं और समाज व राष्ट्र के आर्थिक कार्यों को कैसे समझा जाए। अर्थशास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों में आर्थिक सोच का विकास करना और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना। अर्थशास्त्र शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। एक आर्थिक ज्ञान प्रदान करना, टू इम्पार्ट इकोनॉमिक नॉलेज। छात्रों को अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ देना, जैसे मांग और आपूर्ति, उत्पादन, उपभोग, मूल्य निर्धारण आदि। दो, आर्थिक सोच का विकास, टू डेवलप इकोनॉमिक थिंकिंग। छात्रों को समस्याओं को आर्थिक दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता देना, जैसे सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे हो। 3, व्यावहारिक जीवन से जोड़ना, टू रिलेट इकोनॉमिक्स विथ डेली लाइफ। विद्यार्थियों को यह सिखाना कि अर्थशास्त्र केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि रोजमर्रा के जीवन में इसका सीधा संबंध है, जैसे बजट बनाना, बचत करना, खर्च प्रबंध। अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स इन हिंदी। 4, जिम्मेदार नागरिक बनाना, टू क्रिएट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। छात्रों को कर प्रणाली, सरकारी नीतियां, गरीबी, बेरोजगारी आदि विषयों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक बनाना, ताकि वे देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बन सकें। 5, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, टू डेवलप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। छात्रों को सिखाना कि वे विभिन्न आर्थिक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुन सकें, जैसे सीमित धन से कौन सी चीज पहले खरीदे। 6, राष्ट्रीय व वैश्विक आर्थिक समझ विकसित करना, टू डेवलप नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक अवेयरनेस। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, वैश्विक व्यापार, IMF, WTO आदि की भूमिका। 7, मानव मूल्यों का विकास, टू इनकलकेट इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यूज। सहयोग, समानता, न्याय, बचत, श्रम की महत्ता जैसे मूल्यों को विकसित करना। 8, रोजगार और करियर के लिए तैयार करना, टू प्रिपेयर फॉर वोकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। अर्थशास्त्र के अध्ययन से विद्यार्थी बैंकिंग, वित्त, नीति निर्माण, प्रशासन आदि क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। संक्षिप्त रूप में उद्देश्यों की सूची। क्रम उद्देश्य। 1, आर्थिक ज्ञान देना। 2, आर्थिक सोच विकसित करना।
3 व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। 4 जिम्मेदार नागरिक बनाना। 5 निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। 6 राष्ट्रीय व वैश्विक आर्थिक समझ। 7 सामाजिक और नैतिक मूल्य विकसित करना। 8 करियर और रोजगार की तैयारी। निष्कर्ष कंक्लूजन। अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य केवल परिभाषाएं और सिद्धांत सिखाना नहीं है, बल्कि यह छात्रों को एक सोचने वाला, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना है जो आर्थिक निर्णयों में निपुण हो। 2 इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन स्कूल करिकुलम। विद्यालय पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र का महत्व। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। विद्यालय शिक्षा केवल किताबी ज्ञान देने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना भी होता है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि सीमित संसाधनों के बीच कैसे निर्णय लिए जाएं और उनका समाज व देश के विकास में क्या योगदान हो सकता है। इसलिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में अर्थशास्त्र को विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र के महत्व के प्रमुख बिंदु। एक व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है, प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल नॉलेज। छात्र जीवन में पहली बार पैसों, वस्तुओं, सेवाओं, बजट आदि से जुड़ते हैं। अर्थशास्त्र उन्हें ये सिखाता है कि पैसा कैसे कमाया, खर्च और बचाया जाता है। 2 आर्थिक सोच का विकास, डेवलप्स इकोनॉमिक थिंकिंग। छात्र यह समझने लगते हैं कि कोई चीज महंगी या सस्ती क्यों होती है। वे संसाधनों का सही उपयोग करना सीखते हैं। 3 आत्मनिर्भरता और निर्णय क्षमता, बिल्ड्स डिसीजन मेकिंग स्किल्स। छात्र सीमित साधनों में सही निर्णय लेना सीखते हैं, जैसे पॉकेट मनी को कैसे खर्च करें, कौन सी चीज पहले खरीदी जाए। 4 रोजमर्रा की समस्याओं से जोड़ता है, कनेक्ट्स टू रियल लाइफ इश्यूज। गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बजट, टैक्स आदि विषयों से छात्र परिचित होते हैं। उन्हें यह समझ आता है कि देश कैसे चलता है और सरकार की क्या भूमिका होती है। 5 जागरूक नागरिक बनाता है, क्रिएट्स इकोनॉमिकली अवेयर सिटीजन्स। अर्थशास्त्र की पढ़ाई से छात्र समाज और देश की आर्थिक नीतियों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। वे सरकार की योजनाओं और नीतियों को बेहतर समझते हैं। 6 करियर के अवसर प्रदान करता है, ओपन्स करियर अपॉर्चुनिटीज। अर्थशास्त्र से प्रेरित छात्र आगे चलकर बैंकिंग, वित्त, नीति निर्माण, प्रशासन, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। 7 राष्ट्रीय और वैश्विक समझ विकसित करता है, डेवलप्स नेशनल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव। छात्र समझते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ी है, जैसे व्यापार, आयात निर्यात, विदेशी निवेश आदि। 8 सामाजिक और नैतिक मूल्य सिखाता है, इंस्टिल्स सोशल एंड मोरल वैल्यूज, जैसे बचत की आदत, श्रम की महत्ता, संसाधनों की कदर करना, उपभोग में संयम। निष्कर्ष कंक्लूजन। विद्यालय पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र केवल एक विषय नहीं, बल्कि एक जीवन कौशल है। यह छात्रों को न केवल आर्थिक दृष्टि से शिक्षित बनाता है, बल्कि उन्हें सोचने, निर्णय लेने और समाज व राष्ट्र के विकास में भागीदारी के योग्य बनाता है। इसलिए अर्थशास्त्र का विद्यालय शिक्षा में समावेश नैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम नागरिक तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2 इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन स्कूल करिकुलम। विद्यालय पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र का महत्व। यदि आप चाहें तो इसका संक्षिप्त उत्तर सूत्र रूप भी दिया जा सकता है। व्यावहारिक ज्ञान देता है, आर्थिक सोच को बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है, रोजमर्रा की समस्याओं को समझने में मदद करता है, जागरूक नागरिक बनाता है, करियर के अवसर खोलता है, वैश्विक दृष्टिकोण देता है।
सामाजिक मूल्यों को सिखाता है। 3. द मेन क्राइटेरिया और गोल्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र शिक्षण के मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य और मानदंड। मेन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्राइटेरिया ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स इन हिंदी। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। विद्यालयों में अर्थशास्त्र का शिक्षण, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, न केवल सिद्धांतों को समझाने के लिए किया जाता है, बल्कि यह छात्रों को जीवन के आर्थिक पक्षों को समझने, विश्लेषण करने और उनके आधार पर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करने के लिए भी आवश्यक है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यवहारिक समझ, आर्थिक जागरूकता और जिम्मेदार नागरिकता का विकास करना है। अर्थशास्त्र शिक्षण के मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य क्रमांक, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। 1. आर्थिक सिद्धांतों और अवधारणाओं का ज्ञान देना। 2. छात्रों में आर्थिक सोच, इकोनॉमिक थिंकिंग का विकास। 3. निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण। 4. वास्तविक जीवन की आर्थिक समस्याओं से परिचित कराना। 5. जागरूक, जिम्मेदार और समझदार नागरिक बनाना। 6. राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक संरचना की समझ विकसित करना। 7. छात्रों में नैतिक व सामाजिक मूल्यों का विकास करना, जैसे बचत, संयम, श्रम का सम्मान। 8. रोजगार और करियर की संभावनाओं के लिए तैयार करना। अर्थशास्त्र शिक्षण के मुख्य मानदंड, मेन क्राइटेरिया ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। मानदंड विवरण। प्रासंगिकता, रेलेवेंस, शिक्षण ऐसा हो जो छात्रों के दैनिक जीवन से जुड़ा हो। सरलता और स्पष्टता, क्लैरिटी, जटिल अवधारणाओं को सरल भाषा में समझाना। आवेदनशीलता, एप्लीकेबिलिटी, छात्रों को ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग सिखाना। बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, विश्लेषण, चिंतन और तर्कशक्ति का विकास करना। समाज के अनुरूप, सोशल रेलेवेंस, समाज की समस्याओं को समझने और समाधान की सोच विकसित करना। नैतिकता और मूल्य, वैल्यूज एंड एथिक्स, नैतिक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य केवल विषय को पढ़ाना नहीं, बल्कि छात्रों को एक जागरूक, समझदार और निर्णयशील नागरिक बनाना है। इसके लक्ष्य और मानदंड इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि छात्र न केवल आर्थिक ज्ञान प्राप्त करें, बल्कि उसे अपने व्यवहार और समाज में लागू भी कर सकें। 4. The aims of teaching economics at various stages of the school. यह रहा विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य, एम्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द स्कूल इन हिंदी पर एक विस्तृत और सरल शैक्षिक नोट जो शिक्षकों, छात्रों और परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है। विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य, एम्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ स्कूल इन हिंदी। 3. उच्चतर माध्यमिक स्तर, हायर सेकेंडरी लेवल, कक्षा 11 से 12। इस स्तर पर अर्थशास्त्र को एक विशिष्ट विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। यह छात्रों को आगे की शिक्षा और करियर की दिशा तय करने में सहायक होता है। उद्देश्य, आर्थिक सिद्धांतों का गंभीर अध्ययन और विश्लेषण। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स और आंकड़ों के माध्यम से आर्थिक विश्लेषण करना सिखाना। देश की आर्थिक संरचना की समझ देना, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, बजट, नीतियों, योजनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था की जानकारी देना। छात्र में आलोचनात्मक सोच, निर्णय लेने की क्षमता और नीति निर्माण में रुचि विकसित करना। आगे की पढ़ाई, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बैंकिंग, यूपीएससी आदि के लिए नींव तैयार करना। सारांश तालिका, समरी टेबल। स्तर उद्देश्य, प्राथमिक मूल आवश्यकताओं और संसाधनों की समझ देना। माध्यमिक बुनियादी आर्थिक अवधारणाओं और सामाजिक समस्याओं से जोड़ना। उच्चतर माध्यमिक गहन अध्ययन, विश्लेषण, नीति समझ और करियर की तैयारी कराना। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, 1. आर्थिक सिद्धांतों का गहन ज्ञान,
इन-डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। मांग, आपूर्ति, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन लागत, बाजार प्रकार आदि का विश्लेषण करना। छात्रों को सूक्ष्म माइक्रो और सामूहिक मैक्रो अर्थशास्त्र की बुनियादी समझ देना। दो, भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ, अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमी। भारत की आर्थिक संरचना, योजनाएं, बजट, गरीबी, बेरोजगारी, विकास दर आदि से परिचय कराना। छात्र जाने कि भारत कैसे आर्थिक निर्णय लेता है और समस्याओं से कैसे जूझता है। 3, सांख्यिकीय विश्लेषण की क्षमता विकसित करना, डेवलपिंग स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल स्किल्स। आंकड़ों का संग्रहण, प्रस्तुति, ग्राफ, औसत, मानक विचलन आदि का प्रयोग करना सिखाना। छात्रों को डेटा आधारित निर्णय लेने की योग्यता देना। 4, समसामयिक आर्थिक मुद्दों की समझ, अवेयरनेस ऑफ करंट इकोनॉमिक इश्यूज। मुद्रास्फीति, वित्तीय घाटा, आर्थिक नीतियां, वैश्वीकरण, एफडीआई, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ आदि विषयों की जानकारी देना। समाचार और बजट को समझने की क्षमता देना। 5, आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। सीमित संसाधनों में श्रेष्ठ विकल्प चुनना सिखाना। व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक निर्णय लेने की समझ विकसित करना। 6, नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एथिकल आउटलुक। आर्थिक न्याय, समानता, श्रम की महत्ता, संसाधनों का न्यायसंगत वितरण जैसे मूल्यों का विकास करना। उद्देश्य क्रमांक, उद्देश्य 1, गहन आर्थिक ज्ञान देना। 2, भारतीय अर्थव्यवस्था को समझाना। 3, सांख्यिकीय विश्लेषण की क्षमता विकसित करना। 4, समसामयिक आर्थिक मुद्दों से जोड़ना। 5, निर्णय लेने की योग्यता बढ़ाना। 6, नैतिक व सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करना। 7, करियर और उच्च शिक्षा की तैयारी कराना। 8, वैश्विक आर्थिक सोच का विकास। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हिंदी एक्सप्लेनेशन। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। बेंजामिन एस ब्लूम एक प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षाविद थे। सन 1956 में उन्होंने शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शैक्षिक उद्देश्यों, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा, जिसे हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। यह वर्गीकरण शिक्षक, पाठ्यक्रम निर्माता और मूल्यांकनकर्ता के लिए बेहद उपयोगी है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के 3 क्षेत्र, 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्षेत्र नाम हिंदी में क्या विकसित करता है? 1, कॉग्निटिव डोमेन, बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और सोच। 2, अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक क्षमता, रुचि, दृष्टिकोण, मूल्य। 3, साइकोमोटर डोमेन, कौशल, शारीरिक व तकनीकी गतिविधियां। कॉग्निटिव डोमेन, बौद्धिक क्षेत्र। यह ज्ञान, समझ, विश्लेषण और समस्या समाधान से संबंधित है। ब्लूम ने इसे 6 स्तरों, लेवल्स में बांटा। स्तर नाम हिंदी, विवरण छोटे में, क्रिया शब्द, एक्शन वर्ब्स। 1, नॉलेज, ज्ञान, तथ्य याद रखना, बताना, सूची बनाना, परिभाषित करना। 2, कंप्रिहेंशन, समझ, अर्थ समझना, समझाना, उदाहरण देना। 3, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, ज्ञान का प्रयोग करना, उपयोग करना। 4, एनालिसिस, विश्लेषण, भागों में। 7, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक्स टीचिंग। अर्थशास्त्र शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग, हिंदी। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। निर्देशात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, वे ठोस और व्यवहारिक लक्ष्य होते हैं जिन्हें शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान छात्रों में विकसित करना चाहते हैं। ये उद्देश्य ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तीनों क्षेत्रों ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव और कौशलात्मक, साइकोमोटर में आधारित होते हैं।
अर्थशास्त्र के शिक्षण में इन उद्देश्यों का मुख्य लक्ष्य छात्रों को व्यवहारिक, सोचने वाला और निर्णय लेने में सक्षम नागरिक बनाना होता है। अर्थशास्त्र शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य। एक, ज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। छात्रों की सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता से संबंधित। उद्देश्य विवरण। बुनियादी आर्थिक अवधारणाओं का ज्ञान जैसे मांग, आपूर्ति, मुद्रा, बाजार, बजट आदि। आर्थिक सिद्धांतों की समझ, सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र की मूल बातें। आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों का अध्ययन। आंकड़ों की व्याख्या करना, ग्राफ, चार्ट, तालिका के माध्यम से निष्कर्ष निकालना। निर्णय लेने की योग्यता, सीमित संसाधनों में उचित विकल्प चुनना। अर्थशास्त्र शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। छात्रों के रुचि, दृष्टिकोण, मूल्य और व्यवहार से संबंधित। उद्देश्य विवरण। समाज के प्रति उत्तरदायित्व का विकास, आर्थिक असमानता, गरीबी आदि के प्रति संवेदनशीलता। श्रम और संसाधनों का सम्मान, सीमित साधनों का सदुपयोग करना। आर्थिक नैतिकता, टैक्स चुकाना, भ्रष्टाचार से दूर रहना। आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी, बजट बनाना, बचत करना, जिम्मेदार उपभोक्ता बनना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अर्थशास्त्र शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य छात्रों को केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें सोचने, समझने, मूल्यांकन करने और व्यवहार में उतारने की क्षमता प्रदान करना है। यह उन्हें व्यवहारिक जीवन में अर्थपूर्ण निर्णय लेने योग्य बनाता है और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाता है। संक्षिप्त रूप में तीनों क्षेत्रों के उद्देश्य। क्षेत्र उद्देश्य। ज्ञानात्मक, ज्ञान, समझ, विश्लेषण, निर्णय। भावात्मक, दृष्टिकोण, मूल्य, जिम्मेदारी। कौशलात्मक, आंकड़ा प्रस्तुति, रिपोर्ट लेखन, बजटनी। 8. The aims of teaching economics at primary stage at different levels. प्राथमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य। Aims of teaching economics at primary stage at different levels. प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। प्राथमिक स्तर, प्राइमरी स्टेज, यानी कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा। इस स्तर पर बच्चों को अर्थशास्त्र सीधे विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस आदि विषयों में आर्थिक अवधारणाओं का बीजारोपण किया जाता है। उद्देश्य है बच्चों को अपने आसपास के आर्थिक जीवन से परिचित कराना और उनमें बुनियादी आर्थिक समझ विकसित करना। विभिन्न स्तरों पर अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य। 1. कक्षा 1-2 लोअर प्राइमरी लेवल। उद्देश्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान, रोटी, कपड़ा, मकान, वस्तुओं और सेवाओं में अंतर समझना, जरूरत और इच्छा का बुनियादी भेद, वस्तुओं का आदान प्रदान, बार्टर सिस्टम की सरल समझ, परिवार और पड़ोस की आर्थिक गतिविधियां पहचानना, श्रम और कार्य के महत्व को समझना। 2. कक्षा 3-5 अपर प्राइमरी लेवल। उद्देश्य आय और व्यय की प्रारंभिक समझ, बचत और खर्च के महत्व को जानना, स्थानीय व्यवसायों जैसे किसान, दुकानदार, मछुआरे की भूमिका समझना, संसाधनों की सीमितता का विचार, पानी, खाना, पैसा, श्रम का मूल्य, समानता और मेहनत की अहमियत, वस्तुओं का उत्पादन और वितरण कैसे होता है, इसकी बुनियादी समझ, दैनिक जीवन में निर्णय लेने की आदत विकसित करना। तालिका रूप में सारांश। स्तर उद्देश्य कक्षा 1-2 मूल आवश्यकताओं की पहचान, इच्छाओं और जरूरतों की समझ, श्रम का सम्मान। कक्षा 3-5 आयव्यय, बचत, संसाधनों का महत्व, व्यवसायों की समझ, आर्थिक निर्णय लेना। इन उद्देश्यों का व्यवहारिक महत्व। बच्चे समझते हैं कि हर वस्तु मेहनत से बनती है। संसाधनों का सदुपयोग और बचत की भावना पैदा होती है।
उन्हें अपने परिवार और समाज की आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में मदद मिलती है। जिम्मेदार उपभोक्ता बनने की नींव रखी जाती है। निष्कर्ष कंक्लूजन। प्राथमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को जीवन के बुनियादी आर्थिक पहलुओं से परिचित कराना है, ताकि वे सोचने, समझने और व्यवहार में आर्थिक रूप से सजग बन सकें। यह आगे चलकर उनके आर्थिक विकास, जागरूकता और नागरिकता की नींव रखता है। 1.3 शिक्षा में अर्थशास्त्र के मूल्य, वैल्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन। पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन हिंदी। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। अर्थशास्त्र न केवल एक शैक्षणिक विषय है, बल्कि यह छात्रों को वास्तविक जीवन के आर्थिक निर्णयों के लिए तैयार करता है। यह विषय उन्हें व्यवहारिक समझ, सोचने की शक्ति और समाज में जागरूक नागरिक बनने की क्षमता प्रदान करता है। शिक्षा में अर्थशास्त्र का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन। क्रम विवरण। एक छात्रों को दैनिक जीवन की आर्थिक गतिविधियों को समझने में मदद करता है। 2 आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि की समझ देता है। 3 जागरूक और उत्तरदायी नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करता है। 4 व्यावसायिक और करियर की दृष्टि से उपयोगी विषय है। 5 निर्णय लेने की योग्यता और संसाधनों का समुचित उपयोग करना सिखाता है। शिक्षा में अर्थशास्त्र की भूमिका, रोल ऑफ इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन। भूमिका विवरण। शैक्षिक भूमिका विश्लेषणात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना। बौद्धिक भूमिका आर्थिक सिद्धांतों की समझ के साथ तार्किक सोच विकसित करना। व्यावसायिक भूमिका छात्रों को बैंकिंग, व्यवसाय, प्रशासन आदि क्षेत्रों के लिए तैयार करना। सामाजिक भूमिका समाज और राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना। शिक्षा में अर्थशास्त्र के मूल्य, वैल्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन। मूल्य विवरण। उत्तरदायित्व, संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी की भावना। नैतिकता, कर, श्रम, उपभोग आदि में नैतिक व्यवहार। सामाजिकता, समानता, न्याय और समावेशिता को समझना। पर्यावरणीय चेतना, सीमित संसाधनों के संरक्षण की समझ। निर्णय क्षमता, बुद्धिमत्तापूर्वक चयन और त्याग कर। पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन हिंदी। प्रस्तावना। पाठ्यक्रम, करिकुलम शिक्षा की रीढ़ होता है। यह तय करता है कि किस स्तर पर किस छात्र को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। यह केवल विषयों की सूची नहीं, बल्कि छात्र के समग्र विकास का मार्गदर्शक है। 2 पाठ्यक्रम की आवश्यकता, नीड ऑफ करिकुलम। कारण विवरण। उद्देश्य निर्धारित करना, शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन। अनुशासित शिक्षण, सुनियोजित और क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण। संतुलित विकास, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करना। मूल्य शिक्षा, नैतिकता, जिम्मेदारी और नागरिकता के गुण सिखाना। नवीनता और प्रासंगिकता, आधुनिक समाज और तकनीक के अनुसार शिक्षण। 3 पाठ्यक्रम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। बिंदु विवरण। शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक शिक्षण की योजना और दिशा तय करता है। छात्रों के लिए स्पष्टता, क्या पढ़ना है और क्यों, यह स्पष्ट करता है। समाज से जुड़ाव, सामाजिक और राष्ट्रीय जरूरतों के अनुसार शिक्षा। मूल्यांकन का आधार, मूल्यांकन प्रणाली को आधार प्रदान करता है। नवाचार को बढ़ावा, नए शिक्षण शैली और गतिविधियों को सम्मिलित करता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। अर्थशास्त्र का शिक्षण छात्रों को केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि उन्हें व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करता है। वहीं पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली का ऐसा ढांचा है जो पूरे शिक्षण प्रक्रिया को एक दिशा, उद्देश्य और परिणाम प्रदान करता है।
इन दोनों का समन्वय छात्रों को बुद्धिमान, सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक है। 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एट सेकेंडरी स्टेज। माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एट सेकेंडरी स्टेज हिंदी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एट सेकेंडरी स्टेज माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एट सेकेंडरी स्टेज हिंदी। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। माध्यमिक स्तर सेकेंडरी स्टेज का अर्थ है कक्षा 6 से 10 तक की शिक्षा। यह स्तर छात्र के बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना भी होता है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच को बढ़ावा देना। समस्याओं को समझकर समाधान करने की क्षमता विकसित करना। कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता का विकास। 2 ज्ञान का विस्तार, एक्सपांशन ऑफ नॉलेज। विभिन्न विषयों के माध्यम से ज्ञान का गहराई से अध्ययन कराना। वास्तविक जीवन से जुड़ी जानकारी देना। विषयों के आपसी संबंध को समझाना। 3 भावनात्मक और नैतिक विकास, इमोशनल मोरल डेवलपमेंट। छात्रों में ईमानदारी, सहिष्णुता, सहयोग, करुणा जैसे मानवीय मूल्यों का विकास। आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाना। अपने और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित करना। 4 व्यावहारिक जीवन के लिए तैयारी, प्रेपरेशन फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। जीवन के आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत पहलुओं को समझना। आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनने की योग्यता विकसित करना। करियर के विकल्पों की जानकारी देना। 5 सामाजिक जागरूकता और नागरिकता, सोशल अवेयरनेस एंड सिटीजनशिप। समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों की समझ देना। लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा देना। सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना। 6 शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विकास, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट। स्वास्थ्य और स्वच्छता की आदतों को विकसित करना। खेल, योग और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। मानसिक संतुलन और तनाव प्रबंधन की क्षमता सिखाना। 7 तकनीकी और डिजिटल साक्षरता, टेक्नोलॉजिकल डिजिटल लिटरेसी। कंप्यूटर, इंटरनेट और नई तकनीकों का परिचय। डिजिटल सुरक्षा और जिम्मेदारी सिखाना। तकनीक का रचनात्मक उपयोग करना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। माध्यमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि छात्रों को समग्र रूप से विकसित करना है ताकि वे बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक रूप से सक्षम व्यक्ति बन सकें। यह स्तर आगे की शिक्षा, करियर और जिम्मेदार जीवन की मजबूत नींव तैयार करता है। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।